सो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वीडियो को देखते भी जाइए एंड शेयर भी करते जाइए, क्योंकि ये वीडियो इक्वली आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी यूपीएचएससी, एमपीपीएससी या फिर जितनी भी स्टेट वाइज जो वैकेंसीज आती जा रही है उनके लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं। एंड साथ ही साथ में जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। और हाँ, मैं ये भी कहूँ जो मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उनका वेलकम है, स्वागत है। आना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर डीप में भी मैं ज़रूर जितने भी हमारे थिंकर वाला पार्ट है वो कवर करने वाली हूँ। तो आप लोगों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये वीडियो। बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरी पूरी वीडियोस देखा करिए, जिससे कि जितना कुछ कंटेंट मिल रहा है कम से कम आप उसका फायदा उठा सके। अदरवाइज ये संभव यस वी कैन ऐप है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट मैंने रखा हुआ है उन बच्चों के लिए जो कि सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप आते हैं, जुड़ते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 500 पर मंथ पे करना होता है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी पे नहीं करना है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। एंड आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर पीडीएफ नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, एंड साथ ही साथ में प्रैक्टिस सेशन भी मैं करवाऊंगी जब एग्जाम का कुछ टाइम बचा होगा तब। अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, 27 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं तो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। अगर अभी तक ये ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जाइए गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे ऐप से जुड़ जाइए। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको जो कोर्स है मिल रहा है। कल हम लोगों ने जो अपनी पहली जो वीडियो थी जिसमें हमने इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात की थी, तो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या रहा है, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ हमारे समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में, किस तरीके से इमरजेंस होता है, और क्या समाज के बारे में या समाज के बारे में पहले चर्चा नहीं हुई, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना कि नहीं, इसके पहले भी चिंतन हुआ पॉलिटिकल फिलोसफी के फॉर्म में, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के फॉर्म में, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के फॉर्म में, द मूवमेंट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ये सारी की सारी जो चीजें थी ये लेकर के आई और हमारे समाजशास्त्र के लिए एक बेस भी बन गई। यहाँ से जुड़े हुए जितने भी थिंकर्स हैं, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, सुकरात एंड साइमन हीगल, मार्क्स, एडम स्मिथ, कॉम्टे, फर्गुसन, स्पेंसर, मॉर्गन एंड ऑल थिंकर्स, जिन्हें हम सोशियोलॉजिकल थिंकर्स या फिर जिन्हें हम क्लासिकल थिंकर्स या जिन्हें हम फिलोसफिकल थिंकर्स के नाम से जानते हैं, इन सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमारे सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के प्रोसेस में। समाजशास्त्र के विषय प्रवेश और इसके परिचय के बारे में बात करें, तो जैसा कि हमने देखा कि समाजशास्त्र विषय जो ये उभरा, जो ये शब्द के रूप में एक उभरा, जो शब्द को लेकर के जो सबसे पहले बात की गई वो ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा की गई। हालांकि इसके बारे में कि समाजशास्त्र को किसने कॉइन किया है एक और नाम भी आता है, बट चूंकि इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया हुआ था, इन्होंने इसको मैथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टैब्लिश किया था, इसीलिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ही माने जाते हैं। जब बात आती है कि किस तरीके से हमारा सोशियोलॉजी बना, तो ग्रीक एंड लैटिन दो शब्दों से बना हुआ था मिलकर के, जिसे दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा जॉन स्टुअर्ट मिल ने। एंड फिर उसके बाद में आते हैं एलेक रिंगल्स, जिन्होंने अपनी बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी में ऐतिहासिक मार्ग, अनुभवाश्रित मार्ग और विश्लेषणात्मक मार्ग के आधार पर बताया कि सोशियोलॉजी की किस तरीके से डिफाइन किया गया है अलग अलग विचारकों के द्वारा। इन्होंने बहुत ही मतलब इन्होंने कहा कि कुछ जो ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा है, कुछ ऐसे विचारक भी हैं जिन्होंने एम्पिरिसिज्म के माध्यम से देखा है, यानी एम्पिरिसिस्ट पर्सपेक्टिव लेकर के आते हैं, और कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने एनालिटिकल फॉर्म में समाजशास्त्र को देखा है, समाज शास्त्र को डिफाइन किया है। तो और उसके बाद में फिर हम लोगों ने चर्चा की थी इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन वेस्ट, किस तरीके से हमारे पश्चिम में समाजशास्त्र का उदय होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समाजशास्त्र है वो एक विषय के रूप में पश्चिमी समाजों में उभरा, तो उसमें फर्स्ट स्टेज हमने देखी, सेकंड स्टेज देखी, थर्ड स्टेज देखी एंड फोर्थ स्टेज देखी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। तो आखिर क्या है परिभाषाएं? अच्छा, परिभाषाओं से रिलेटेड मैं एक चीज आप लोगों को के साथ में क्लियर कर दूं कि भाई देखो, एक चीज बहुत देखी जाती है कि फैक्चुअल फॉर्म में जो है इस समय क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत हो रही है, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो इस समय ट्रेंड है वो देखा जाए तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि जो डेफिनेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो हमें सही से क्रमबद्ध तरीके से, या फिर हम बहुत माइन्यूटली यहाँ पे हमें स्टडी करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है।
परिभाषाओं के रूप में देखें तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए कैटेगराइज कर दिया गया है कि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में किसने कहा। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंध व्यवहार क्रियाओं के रूप में है, ये किसने किसने कहा है। इस तरीके से जब आप कैटेगराइज कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप उन सब चीजों को ध्यान रख सके। जैसे विज्ञान के रूप में किसने कहा है, तो जितने भी उसके अंदर थिंकर आएंगे उनको सबको आप एक क्रमबद्ध तरीके से याद रख सकेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं विलियम वाइट आते हैं, वुडम आते हैं, गिडिंस आते हैं, ये सारे के सारे थिंकर्स आते हैं, जिसे बॉर्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। ओडम का कहना है कि समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करने का काम करता है, और गिडेंस का कहना है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक उसी तरीके से कहा यह गया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों व्यवहारों क्रियाओं के रूप में है। तो मैक्स इसमें मैक्स वेबर आएंगे, मैकहामर पेज आएंगे, किम्बॉल यंग आएंगे, जिन्सबर्ग आएंगे। जिन्सबर्ग की जो डेफिनेशन है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जब पिछली बार एग्जाम हुआ था, पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें इनकी ये डेफिनेशन पूछी गई थी यूपीएचएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहीं से कुछ भी उठाया जा सकता है, कहीं से किसी का भी स्टेटमेंट ले लिया गया, कहीं भी किसी थिंकर से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, बुक्स हैं, स्टेटमेंट है, डेफिनेशंस हैं, ये सब उठाई जा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। तो अभी चूंकि फ्रेश माइंड है, टाइम है हमारे पास में, तो हम इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों व्यवहारों और क्रियाओं के रूप में मैकहामर पेज आते हैं, मैक्स वेबर आते हैं, किम्बॉल यंग आते हैं, जिन्सबर्ग आते हैं। मैं MNP क्या कहते हैं, सबको पता है, सबको पता है, जो भी सोशोलॉजी का स्टूडेंट है, वो 11वीं 12वीं का भी स्टूडेंट है, उसे भी पता है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कहा है मैकहामर पीस ने। मैक्स वेबर क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है समाजशास्त्र, ये कहते हैं। किम्बॉल यंग कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। और गिन्सबर्ग यानी जिन्सबर्ग भी कहते हैं इन्हें, तो इन्होंने अंतः क्रियाओं और उनकी दशाओं का अध्ययन बताया हुआ है समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में सोरोकिन ने कहा एंड किंग्सले डेविस ने कहा। किंग्सले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है, और सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूप, प्रारूप और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ये सामान्य विज्ञान, एक तो विज्ञान हो गया, और सामान्य जनरल साइंस के रूप में जो डेफिनेशन दी गई है सोरोकिन एंड किंग्सले डेविस के द्वारा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि समाजशास्त्र संस्थाओं समूहों के अध्ययन के रूप में दुर्खीम एंड जॉनसन का कहना है। दुर्खीम संस्थाओं का विज्ञान या सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान, या अगर विषय क्षेत्र की बात करें ना, तो दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है वो विषय वस्तु है समाजशास्त्र का। क्योंकि दुर्खीम के साथ में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो सोसाइटी पर फोकस करते हुए चलते हैं। सोसाइटी के अलावा इन्होंने कुछ भी किसी को माना नहीं है। ठीक है, व्यक्ति तो इनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ये जो है सोसाइटी को ही मान के चलते हैं। इन्होंने कहा कि संस्था आएंगी, तथ्य आएंगे, एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ पे कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। समाज ही है, समाज है जो कठपुतली की तरह सबको नचा देता है, तो व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, ये कहना है दुर्खीम जी का। फिर आते हैं जॉनसन। जॉनसन कहते हैं समाजशास्त्र जो है वो समूहों का विज्ञान है। समूहों का विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का एक अध्ययन करता है। विशेषकर जो जो उसकी आंतरिक व्यवस्था होती है, जो जो विधियां होती हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं एक समाज के अंदर, उन सभी का अध्ययन करता है। जो जैसे होता है ना कि बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं होती हैं किसी समाज के अंदर, बहुत सारे मूल्य होते हैं, बहुत सारे विश्वास पर वगैरह होते हैं, उन सबको एकीकृत रूप में, सामूहिक रूप में जो अध्ययन करने का काम करता है वो समाजशास्त्र करता है, ये कहना है जॉनसन का। अब बात आती है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु की बात की जाए तो विषय वस्तु का जो तात्पर्य है और निश्चित तथ्यों से है, जिनका अध्ययन एक निश्चित विषय के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर देखो तो हमारे दुर्खीम आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने मॉर्फोलॉजी की बात की है, फिजियोलॉजी की बात की है, एंड जनरल सोशोलॉजी की बात की है कि समाज का एक अपना आकार होता है, जैसे हमारे शरीर का एक अपना आकार होता है, और शरीर गतिमान भी होता है। तो आकारिकी और सामाजिक रचना, ठीक है, जैसे कि हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया था कि सामाजिक स्थैतिकी भी है और गतिकी भी है। सोशल स्टैटिक्स भी समाजशास्त्र को 2 शाखाओं में विभाजित किया था, किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने। देखो यहाँ पे मैं नोट भी कर देती हूँ। समाजशास्त्र को ऑगस्ट कॉम्टे ने
2 शाखाओं में विभाजित किया था। एक तो इन्होंने बताया था सामाजिक स्थैतिकी, एंड सेकंड जो है वो सामाजिक गतिकी इन्होंने बात की थी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक गतिकी। ठीक है, स्थैतिकी मतलब संरचना को दिखा रहा है, और गतिकी मतलब जो समाज में परिवर्तन होते हैं, गतिशील होता है समाज, कोई ऐसा तो है नहीं कि स्थिर है। सब जो उसकी संरचना है वो स्थिर है, जैसे कहते हैं ना समाज स्थिर संरचना के रूप में मौजूद है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो उसमें गतिशीलता भी तो है। तो इन 2 शाखाओं को बताया ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के शाखा के रूप में। और वैसे हमारे दुर्खीम आते हैं तो उन्होंने जब ये भाई ये जब होता है ना कि भाई सब्जेक्ट मैटर क्या है, भाई किस सब्जेक्ट को पढ़ा जाएगा, क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगी, ये भी तो ध्यान रखा जाए। समाजशास्त्र तो है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान तो है, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगी ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी के रूप में कहा, इन्होंने सोशल फिजियोलॉजी, दुर्खीम कहते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, शारीरिक जिसे आकारिकी कहा जाता है या स्वरूप शास्त्र कहा जाता है, शरीर सामाजिक रचना या शरीर शास्त्र के रूप में, और सामान्य समाज शास्त्र के रूप में, जिसे दार्शनिक अंग भी कहा जाता है। तो इस ये तीन, अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादा देखो फोकस करने की जरूरत नहीं, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत डीप में जाएंगे। जैसे आकार का आपको पता चल गया ना कि जैसे समाज का एक अपना आकार है, और उसके अंदर जो है गतिशीलता भी है, और एक सामान्य समाजशास्त्र है जिसे हम दार्शनिक या सैद्धांतिक समाजशास्त्र भी जिसे हम कह सकते हैं, कि सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने के लिए रिसर्च एंड सर्च हम कर रहे हैं, और सिद्धांतों का निर्माण करके एक समाजशास्त्र के रूप की एक शाखा के रूप में हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में कार्लमैनहाइम आते हैं। कार्लमैनहाइम ने विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा था। एक तो इन्होंने व्यवस्थित समाजशास्त्र कहा, दूसरा इन्होंने सामान्य समाजशास्त्र कहा, और तीसरा इन्होंने कहा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। अच्छा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो तुलनात्मक समाजशास्त्र के रूप में, ये सारे फैक्ट्स हैं, इन्हें आपको पता होने चाहिए। एक तो इन्होंने तुलनात्मक समाजशास्त्र के रूप में, यानी कि जो कंपेरेटिव सोशियोलॉजी होती है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र को, कि हम तुलना करेंगे, देखो प्रेजेंट का एंड पास्ट का, क्यों हम अध्ययन, पास्ट को हम क्यों देखते हैं, क्यों हम कंपेयर कर सकें कि आखिर जो पास्ट में था क्या उससे कुछ चेंज हुआ है प्रेजेंट में या नहीं हुआ है, कि वैसे ही कंडीशन है, वैसी ही चीजें हैं हमारे समाज के अंदर। ठीक है, तो कंपेरिजन आसानी से हो जाता है। जैसे अब हमारे जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने वाले हैं बहुत सारे हमारे थिंकर, दुखीम भी हैं, कॉम्टे भी हैं, मॉर्गन भी हैं, हमारे कार्ल मार्क्स भी हैं, ये सारे के सारे थिंकर्स जो है देखिए ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। तो एक तो तुलनात्मक आ जाएगा, और दूसरे इसमें सामाजिक गतिशीलता। तो वही बात आ गई कि सामाजिक गतिशीलता को मापने का एक बहुत अच्छा सा एक मापदंड है गत्यात्मकता, जिसमें देखी जाती है। ये 2 पार्ट है। कार्ल मैनहाइम ने, फिर अगेन मैं बता दूं कि मैनहाइम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा, एक तो व्यवस्थित समाजशास्त्र, दूसरा है सामान्य समाजशास्त्र, और तीसरा है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे सोरोकिन, और सोरोकिन ने जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई है, जैसे कि हम देखते हैं सोरोकिन जो है सामाजिक गतिशीलता से जुड़े हुए हैं, सोशल मोबिलिटी इनकी बहुत ही फेमस बुक थी, और उसमें इन्होंने जो है बताया हुआ है कि किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो आते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर सोरोकिन को आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको उनका जो पेंडुलम का सिद्धांत है, या जो सामाजिक परिवर्तन का या सांस्कृतिक परिवर्तन का जो उनका सिद्धांत है, आपको ध्यान में होगा। किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, जिसको उन्होंने आइडियलिस्टिक, जिसको उन्होंने आइडिएशनल और सेंसेट कल्चर के रूप में बताया हुआ है, एक ना पूरा बना करके सिद्धांत, जो पूरा उसका क्या बोलते हैं, डायग्राम बना करके जिसको बताया हुआ। देखो कभी कभी बात जो है एकदम से निकल जाती है दिमाग से। तो सोरकिन ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं, उनके बीच में पाए जाने वाले सह संबंधों के रूप में। क्योंकि ये सब पार्ट है, ये सब अंग है हमारे समाज के, और इसमें कोई परिवर्तन आता है तो जाहिर सी बात है कि समाज में भी परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आता जा रहा है। पहले जितना धर्म का प्रभाव था हमारे समाज के अंदर, आज हमें दिखाई नहीं देता है। तो इससे ये चीज समझ में आ जाती है, क्लियर होता है कि बिल्कुल हाँ परिवर्तन आ रहा है। दूसरा है भौगोलिक घटनाएं और सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव। यस, बिल्कुल हमारा जो इन्वायरमेंट है, एक तो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर प्रभाव डालता है, हम उससे बच नहीं सकते, भौगोलिक घटनाएं भी हम पर प्रभाव डालती हैं।
देखिए कितनी बार बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बहुत सारी चीजें ऐसी घट जाती हैं जीवन में जो कि कहीं न कहीं प्रभाव डालती हैं। प्रभाव तब भी पड़ता है जब हम देखते हैं ना किस पर्यावरण में, किस तरीके के वातावरण में हम रह रहे हैं, उसका भी जनजीवन पे बहुत व्यापक असर पड़ता है। और समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की सामान्य विशेषता। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की जो चीजें हैं वो सोरोकिन ने शामिल की हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु में। उसके बाद में जिस वर्ग का नंबर आता है, इन्होंने सामाजिक आकारिकी की बात की थी, सोशल मॉर्फोलॉजी, फिर सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, सोशल चेंज एंड कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ये है हमारे जिन्सबर्ग है जिन्होंने आकारिकी की बात की, सामाजिक नियंत्रण की बात की और सामाजिक परिवर्तन और निरंतरता की बात की। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं र्यूटर एंड हार्ट, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, समाजशास्त्र में हम सामाजिक विरासत को पढ़ने का काम करते हैं, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 चीजें यहाँ पे शामिल की ड्यूटर एंड हार्ट ने। उसके बाद में किंग्सले डेविस आते हैं जो कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं, सामाजिक कार्यों का, यानी सामाजिक क्रिया जिसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया, समाज, व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है, और सामाजिक परिवर्तन। तो ये कुछ ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखते हैं समाजशास्त्र के अंदर, ये मेन जो है जो बेस हैं वो होते हैं। मैकलॉन पेज ने सामाजिक संबंधों को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना था। इनकी डेफिनेशन से बात एकदम साफ तौर पे पता चलती है जब इन्होंने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। जी सिमल ने सामाजिक प्रक्रियाओं को तथा मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों और प्रक्रियाओं दोनों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। आई थिंक भारत में समाजशास्त्र के विकास को हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। मेथड, मेथड होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मेथड्स, तो मेथड्स तो यूज होती ही हैं। भाई कौन कौन सी मेथड यूज होगी, किस मेथड के द्वारा हम अपने समाज को अध्ययन करेंगे, हम समाजशास्त्र को अगर एक विज्ञान के रूप में, जैसे कि फाउंडर हमारे जो फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं अगस्ट कॉम्टे, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो तो यही था कि हम समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा ही देखेंगे, समाज का हम वैज्ञानिक रूप से ही अध्ययन करेंगे और उससे प्राप्त जो निष्कर्ष होंगे, जो आंकड़े होंगे, उसको हम एक सिद्धांत के रूप में रखेंगे। तो हमारा जो ये विज्ञान, ये जो विषय है वो एक ज्ञान के मामले, विज्ञान के मामले में आगे बढ़ सकेगा। अदरवाइज तो बिल्कुल खिचड़ी शास्त्र हो जाता है समाज शास्त्र की जगह पे। तो पद्धति का जो या मेथड का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पद्धति अध्ययन का वो माध्यम है जिसके आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। और दृष्टिकोण किसे कहते हैं, तो दृष्टिकोण किसी भी समस्या के अध्ययन का स्वरूप, विधि या तरीका है जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कोई समस्या, उसका क्या पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सबके पर्सपेक्टिव देखो अलग अलग होते हैं। जैसे आज की ही घटना को, क्रम को ले लिया जाए, महाकुंभ में जो भगदड़ मची और जिसके बाद इतने लोग हताहत हुए, इतने लोग घायल हुए, तो उसमें सबका जो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, जिनसे जिनसे बात की जा रही है, जो पक्ष है सरकार का, जो विपक्ष है सरकार का, या जो वहाँ का शासन प्रशासन है, वहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, उनके सबके अपने अपने पक्ष आ रहे हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, सबके अपने बात करने का नजरिया है, सबके अपने बात करने का दृष्टिकोण है। कोई किसी रूप में उस चीज को देख रहा है, कोई किसी चीज के रूप में देख रहा है, तो वो सब पर्सपेक्टिव है। तो ठीक वैसे ही जैसे ना एक घटनाक्रम घटा और उसके बारे में लोगों की क्या राय है, तो अलग अलग राय आएगी, जरूरी नहीं कि एक जैसी ही राय आए। तो दृष्टिकोण किसी भी समस्या के अध्ययन का स्वरूप, विधि या तरीका है जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी समस्या का अध्ययन हम कई दृष्टिकोण से कर सकते हैं, जैसे परिवार का अध्ययन उद्विकास और संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक या संघर्षात्मक, कोई भी दृष्टिकोण अपना सकते हैं इसमें से, या फिर हम तीनों दृष्टिकोण का ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, वो तो पॉजिटिव भी, निगेटिव भी, और देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव में भी, मॉडरेट पर्सपेक्टिव में भी, हर तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र के अध्ययन में हम जिन पद्धतियों, दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं उन्हें सामान्यतः हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो गुणात्मक पद्धतियां आती हैं, क्वालिटेटिव मेथड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो समाजशास्त्र में दो प्रकार को, ओवरऑल मैक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो एक तो क्वालिटेटिव मेथड आता है और दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड आता है। गुणात्मक पद्धतियों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति आती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जिसे कहा जाता है। आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य चीजें जाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई एक ले लिया गया एग्जाम्पल कि स्पेसिफिक ये चीज होती है तो लोगों के साथ घट रही है ये घटना। और जो डिडक्टिव मेथड है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। सामान्यतः जो चीजें प्रचलित हैं उसको विशिष्ट, मतलब वो किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के साथ में हुई, तो इस तरीके से लिया जाता है।
जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी थोड़ा सा स्पष्ट स्पष्ट करूंगी। आगमनात्मक पद्धति में किसी विशिष्ट स्थान की विशिष्ट समस्या में कार्य कारण संबंध स्थापित करके उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। जैसे किसी स्थान पर बेरोजगारी की अधिकता पाई जाती है तो वहां अपराध भी अधिक पाया जाएगा। इस सामान्य निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए पहले किसी गंदी बस्ती या नगर का विशिष्ट अध्ययन करके बेरोजगारी और अपराधीकरण के कार्य कारण संबंध को पता लगाया जाना और फिर उसको जनरलाइज कर देना और उससे फिर एक यूनिवर्सल टाइप का जो कहते हैं ना थ्योरी निकाल के लेकर के आना। तो ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिकली। फिर निगमनात्मक पद्धति जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर होता है। जैसे हमने पहले एक विशेष धारणा बनाई, गंदी वस्तुएं अपराध को बढ़ाती है, फिर दो अपराधियों ए और बी का अध्ययन किया और पाया कि इन दोनों का निवास स्थान जो है गंदी बस्तियां हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ चीजें हैं। उसके बाद में हम केस स्टडी मेथड भी देखते हैं। अगर समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति में देखो, केस स्टडी मेथड जो होता है वो माइक्रो लेवल पे होता है, बहुत ही बृहद स्तर पे होता है, बहुत बृहद रूप से जो है इसमें स्टडी किया जाता है किसी एक ग्रुप के अंदर किसी एक पर्सन के लिए। तो इस पद्धति में किसी एक समस्या का चुनाव करके, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो आत्महत्या हो, व्यक्ति जो जो रिसर्चर है लगभग उसके साथ में बिल्कुल अपने आप को घुला मिला लेता है। मतलब उस समस्या को रीड करते करते ना बिल्कुल उसमें जैसे कहते हैं ना ऑब्जर्व करना चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्टडी होता है। फिर उस समस्या को का निष्कर्ष निकाल करके उसका सामान्यीकरण किया जाता है। उसके बाद में स्केलिंग मेथड आता है। तो पैमाना किसी वस्तु या घटना को मापने का एक यंत्र होता है। स्केल यंत्र होता है। किसी भी विषय की वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि स्केल का भी यूज किया जाए, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हम अदर जो नेचुरल साइंसेज हैं लाइक फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इसमें हम पर्सन को बैठा सकते हैं, हम वस्तुओं को देखते हैं कि भाई वो लेबोरेटरी में रखी गई हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये स्केलिंग मेथड वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हमें चीजों को मापना है, मेजर करना है कि कितनी संख्या में, कितने परसेंटेज, कितने लोग, कितनी मन स्थिति, कैसा नेचर, कैसा, मतलब इन सब चीजों को मापने का एक ढंग विकसित करना। क्योंकि होता क्या है ना कि समाजशास्त्र हमारा अभी नया विषय है, इसमें अभी उतने मेजरमेंट के तरीके विकसित भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन इनिशियली कुछ कुछ तरीके जो है हमें देखने को मिलते हैं। मनोवृत्ति संबंधी पैमाने जैसे स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, जो मनोवृत्ति संबंधी पैमाने हैं वो विकसित हो चुके हैं हमारे समाजशास्त्र के अंदर। जिसमें थर्स्टन पैमाना आता है, जिसमें लिकर्ट पैमाना आता है, जिसमें बोगार्ट्स का दूरी पैमाना आता है, जिसमें होरोविट्स पैमाना आता है। तो ये सारे पैमाने हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या जिसमें समाजमिति पैमाना आता है। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए। एक तो इसमें मनोवृत्ति संबंधी पैमाने के अंदर कौन कौन से पैमाने आते हैं, तो ये मैं नोट कर देती हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो थर्स्टन पैमाना आता है। सब ज्यादातर जो पैमाने के नाम पड़े हुए हैं ना उनके ही फाउंडर के नाम पे पड़े हुए हैं। दूसरा आप देखेंगे कि लिकर्ट पैमाना आता है, लिकर्ट भी नेम है। थर्ड जो है वो आपका आएगा बोगार्ट्स का सामाजिक दूरी का पैमाना। फोर्थ है होरोविट्स पैमाना। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पूरा पैमाने पर ही एक वीडियो ले आऊंगी, छोटा सा वीडियो, जिससे आप लोगों को याद रहे। लुइस गुटमैन, सॉरी, लुइस गुटमैन, तो इनसे संबंधित एक पैमाना है। एंड ये तो फिफ्थ हो गया। 6 नंबर पे आएगा समाजमिति पैमाना, जो कि JL मोरेनो के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। समाजमिति पैमाना सोशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। JL मोरेनो के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो ये सारे पैमाने हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं समाजशास्त्र के अंदर।
अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी ले आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ पैमाने से पर, जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो समाजशास्त्र की अध्ययन विधि या दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ऐतिहासिक पद्धति या दृष्टिकोण, जिसमें हमारे ऑगस्ट कॉम्टे, मार्क्स है, एडम स्मिथ है, जिसमें हमारे मॉर्गन है, हमारे दुर्कीम है, बहुत सारे थिंकर्स हैं। तुलनात्मक पद्धति से भी यही थिंकर्स जुड़े हुए हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मतलब व्यक्ति के ऊपर या समूह के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे वो अलग टाइप के होते हैं। वो सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो, जैसे एक गांव में कोई दो गांव को कंपेरेटिवली ले लिया गया कि दो गांव में जनसंख्या है, तो एक गांव में फैसिलिटेट कर दिया गया कि भाई जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बता दिए गए सरकार के द्वारा, या जो भी रिसर्चर है जो जो सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उनके द्वारा उस गांव को ना इस फैसिलिटेट कर दिया गया। वहां पे एजुकेशन दी गई भाई, वहां पे बहुत सारी चीजें जो है प्रोवाइड कर दी गई, है ना, कि जनसंख्या कंट्रोल में रहे। एक गांव को खुला छोड़ दिया गया कि भाई आप जैसे मनाओ वैसे रहो। तो अब वहां पे उसके बाद में 1 महीने 2 महीने जो भी टाइम लिया, उसके बाद उस स्थित परिस्थिति को देखा गया कि क्या वास्तव में कंट्रोल हुआ, जहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था। तो इस तरीके से सर्वेयर मेथड होती है, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, यूज किया जाता है। फिर स्वरूपवादी पद्धति आती है और फिर निजातीय पद्धति शास्त्र आता है। तो ये कुछ दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दृष्टिकोणों की ही बात चल रही है तो थोड़ा सा हम बात कर लेंगे समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंदर। जैसे उद्विकासी, ये मैंने लिखवाया था यहाँ पे अपने ऐप पर। तो उद्विकासी परिप्रेक्ष्य आता है। उद्विकास का मतलब किसी वस्तु या जीव का सरल से जटिल की अवस्था को प्राप्त करना। जैसे हम देखते हैं ना, उद्विकासी परिप्रेक्ष्य के अंदर तो भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने विकास को के भिन्न भिन्न कारकों की चर्चा की है। ऑगस्ट कॉम्टे ने विचारों में परिवर्तन को उद्विकासी प्रक्रिया का मूल माना है, और दूसरी ओर स्पेंसर ने समाज में निहित आंतरिक शक्तियों और जनसंख्यात्मक पहलुओं में परिवर्तन को विकास का मूल माना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑगस्ट कॉम्टे ने विचारों में परिवर्तन को विकासी प्रक्रिया का मूल माना है, और स्पेंसर ने समाज में निहित आंतरिक शक्तियों और जनसंख्यात्मक पहलुओं को परिवर्तन का विकास का मूल माना है। इधर एलेक्स मॉर्गन ने प्रौद्योगिक परिवर्तन को विकास का मौलिक कारक माना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो मैंने नोट कराए। वे सभी उद्विकासी विचारक जो कि मानते हैं कि परिवर्तन स्वाभाविक, दिशोन्मुख, शाश्वत और निरंतर प्रक्रिया है, तथा वो सामान्य कारणों से उत्पन्न होता है। इसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं तो हम देखते हैं, सेंट साइमन है, हीगल है, टॉकविले है, मॉर्गन है, स्पेंसर है, इमानुएल डुर्कheim है, जो कि उद्विकासी प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसमें मार्क्स भी आएंगे एंड ऑगस्ट कॉम्टे भी आएंगे। देखो, उसके बाद में अगर हम परिप्रेक्ष्यों की बात करें तो परिप्रेक्ष्य और भी हैं, ये मैंने नोट करा दिए थे, तो ये मैं आप लोगों से बता दूं कि कौन कौन से ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिनके थ्रू जो है हम समाज की घटनाओं, समाज में अंतः क्रियाओं, समाज में क्रियाओं को देखते हैं। देखो, ये जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एक ही क्लास में आप सोचो कि मैं पढ़ा दूंगी या समझा दूंगी, तो ऐसा नहीं। पूरा पूरा सिलेबस है इसके लिए। तो हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम थिंकर्स के साथ में जो जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। बस आप लोगों को बने रहना है हमारे साथ में। कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं, जैसे उद्विकासी परिप्रेक्ष्य के लिए हमने बात की, फिर संघर्ष परिप्रेक्ष्य आता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसका जन्मदाता हम सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स है। प्रत्यक्षवादी परिप्रेक्ष्य भी, जो कि साइंटिफिक मैथोडोलॉजी के यूज करने पे ध्यान देता है, जिसके फाउंडर जो जो कि लेकर के आए। और प्रत्यक्षवाद, सबसे बड़े प्रत्यक्षवादी जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ही कहे जाते हैं। फिर नव प्रत्यक्षवाद, मतलब प्रत्यक्षवाद में जो कमियां थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया गया नव प्रत्यक्षवादियों के द्वारा। संरचनात्मक प्रकार्यवाद आता है, प्रकार्यवाद एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव, तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव शामिल हैं इसमें। उसके बाद में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, जो कि माइक्रो लेवल पे देखता है, माइक्रो लेवल पे चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करता है कि किस तरीके से, मतलब व्यक्तियों के माध्यम से, या सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं। प्रघटना शास्त्री भी जो है आपका सब्जेक्टिव पे ही जाता है, अस्तित्ववादी भी सब्जेक्टिव पे ही जाता है। विनिमयवादी परिप्रेक्ष्य, जिसमें आप पढ़ते हो ना होमन्स को और पीटर ब्लॉग आदि को, जो कि विनिमयवादी जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी से रिलेटेड है। उसके बाद में संरचनावाद आता है कि समाज की संरचना क्या है, समाज की संरचना कैसे बनती है, समाज की संरचना कितनी इंपॉर्टेंट है। ये लेवी स्ट्रॉस से जुड़ा हुआ है। लेवी स्ट्रॉस जो है वो संरचनावाद के पिता के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर संरचनावाद आता है, जिसमें हमारे बहुत सारे थिंकर हैं, लाइक फूको हो गए, दरिदा हो गए, वगैरह वगैरह। फिर संरचनाकरण, जो कि गिडेंस जैसे जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उपरोक्त जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को रिजेक्ट कर दिया बड़े प्यार से। उन्होंने कहा सब बेकार है। तो संरचनाकरण में गिडेंस ने ये काम किया है। अभिनय शास्त्री परिप्रेक्ष्य आप सभी जानते हैं, ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव, जो कि सोर्स के द्वारा लेकर के आया गया है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य,
और व्यवस्था सिद्धांत सोशल सिस्टम थ्योरी की बात की गई है, तर्क संगत चुनाव रेशनल चॉइस थ्योरी, आमूल परिवर्तन रेडिकल सोशोलॉजी भी आती है, एंड जाति शास्त्र एथनिक या एथनिसिटी से रिलेटेड है ना। तो ये सारे के सारे परिप्रेक्ष्य है जो कि हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम समाज का अध्ययन करते हैं। ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे समाज शास्त्र के अंदर जो हम पढ़ते जाते हैं। ये जो थिंकर्स की भरमार है ऐसे ही नहीं है हमारे साथ में। उन्होंने अलग 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 तरीके से समाज में घटने वाली घटनाओं को देखा है। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया होगा। यहाँ पे जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी, एंड ऐसे ही आप लोग बने रहिए तो मैं बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो और बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए। इमरजेंसी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अभी आपके सामने वीडियो आई है, उसके बाद मैं थिंकर से रिलेटेड भी वीडियोस में लाऊंगी आप लोगों के लिए। और आप लोग बस बहुत अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा जून 2025। एंड बस जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।